तो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज शुरू करते हैं हमारा खबरों के विश्लेषण का ये कार्यक्रम, जिसको हम एक दिन छोड़कर आते हैं। पिछले वीडियोस को, पिछले लाइव्स को भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और अब शुरू करते हैं खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती जो है फिर से फंस सकती है, बुरी तरह से एनसीबी की चपेट में है। 227A उन पे लगा हुआ है, 27A रिया चक्रवर्ती पे लगा हुआ है। किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो है अब बुरी तरह से एनसीबी की रडार में है। उसके कुछ बोले हुए झूठ एनसीबी ने पकड़ लिए हैं, जिसमें उसने कहा था कि वो 8 तारीख के बाद में जब घर छोड़कर गई, जब सुशांत ने उससे घर छोड़ के जाने के लिए कहा, उसके बाद में वो सुशांत से नहीं मिली है। उसके अलावा एम्स की रिपोर्ट कल आ गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर का केस सुशांत का केस नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुखबीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर है, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने पहले कुछ दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने बताया था कि ये जो सुशांत सिंह ने गले में फांसी लगाई है, ये इनका गला दबाया गया है, फिर फांसी लगाई गई। सुखबीर गुप्ता के ही बयान थे। सुखबीर गुप्ता वही शख्स है जिन्होंने सुनंदा पुष्कर से लेके कई हाई प्रोफाइल केसेस में अपने बयान बदले हैं और केस को इन्फ्लुएंस किया है, और पॉलिटिकल खबरों की वजह से ये काफ़ी बार अपनी बयानबाजी बदलने के चक्कर में खबरों में बने रहे। सुखबीर गुप्ता जो बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर नहीं है, एंड वाई द गवर्नमेंट इज रिटेनिंग सच डॉक्टर, ये समझ के बाहर है कि गवर्नमेंट इस तरह के डॉक्टर्स को एम्स में क्यों रखती है। अब एम्स के डॉक्टर के बयान के आ जाने के बाद भी रिपब्लिक भारत और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सुशांत के लिए वो चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले। सुशांत का मर्डर है क्योंकि सुशांत को ज़बरदस्ती ये एहसास कराया गया कि उनके लिए सुसाइड ही बेस्ट ऑप्शन है। जिस तरह की सिचुएशंस में थे, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस में वो थे, जिस तरह से 13 जून को बहुत सारे लोग उनके घर पर आए, क्या बातें हुई, क्या उसके पूरे मामला थे, इसकी जांच सीबीआई अभी भी कर रही है। इस दौरान सीबीआई की तरफ से या एनसीबी की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणाएं नहीं की गई है कि जांच खत्म हो गई है या मामला खत्म हो गया है। ऐसी कोई भी सीबीआई ने घोषणा नहीं की है कि हत्या का एंगल खत्म कर दिया गया हो। हत्या का एंगल अभी भी चल रहा है सीबीआई की जांच में, और हत्या का एंगल लगातार सीबीआई की जांच में बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो बता रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया है, जो महाराष्ट्र सरकार को, शायद चैनलों के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, या रिया चक्रवर्ती को एक वुमेन होने के नाते सपोर्ट करना चाहते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने उसके इंटरव्यू लिए थे और बताया था कि एक मिडिल क्लास लड़की को फंसाया जा रहा है और एक मिडिल क्लास लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वीच हंटिंग है। कैसे वीच हंटिंग है समझ में नहीं आता है। जहाँ तक उसके मिडिल क्लास होने का सवाल है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसके घर पे एंडीवर, ऑटोमेटिक एंडीवर जो 40 लाख रुपए की है, वो उसके घर पर खड़ी रहती है। उसके बाद वो मर्सिडीज से घूमती है। उसका भाई जब अलग अलग एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाता है, टूर्स पे रहता है या किसी होटल में जाता है, तो 80,000 रुपए का स्वीट उसका भाई जो है लेता है। तो मिडिल क्लास कैसे हो गई? मिडिल क्लास कैसे हो गई जब एक ही टाइम में दोनों भाई बहन जो 10-10 हज़ार रुपए की ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स की पेमेंट 10-10 हज़ार रुपए की जा रही है, तो मिडिल क्लास कैसे हो गई? कोई बताए कि मिडिल क्लास फैमिली क्या 10-10 हज़ार रुपए की ड्रग की पेमेंट्स कर सकती है? या कोई मिडिल क्लास भाई बहन या कोई मिडिल क्लास लड़की इस तरह का हाई क्लास लाइफस्टाइल मैनेज कर सकती है? मिडिल क्लास तो नहीं है, क्योंकि कौन की तरफ से जब 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 3.25 लाख, 2.5 लाख रुपए लगातार आ रहे हैं अकाउंट में, तो क्या वो मिडिल क्लास थी इसलिए अकाउंट में आ रहे थे? ये सारी बातें समझ के बाहर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि उनके नौकर चाकर भी सब्जियां लेने मार्केट कारों से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं। तो इस तरह की लड़की मिडिल क्लास कैसे हो सकती है? जरा कोई मुझे बताए। ये बड़े बड़े पत्रकार जो बैठ के शान शौकत में टाई कोट पहन के बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बताए कि कृपया कैसे मिडिल क्लास फैमिली का कोई नौकर गाड़ियों में सब्जियां लेने जा सकता है? या तो फिर हमारे यहाँ पर, हमारे भारत देश में जो अभी तक गरीब देश है, जो कल मैंने कुछ इंटरव्यू सुने थे लोगों के, भारत देश अभी भी गरीब देश की कैटेगरी में आता है, तो फिर शायद प्राइवेट जेट होना ही अमीरी की निशानी है। शायद रिया चक्रवर्ती ये बताना चाह रही है। रिया चक्रवर्ती के जो एक
क्या कह सकते हैं, सपोर्टर्स है प्रिया चक्रवर्ती के, जो फेवर में लोग हैं, जो जर्नलिस्ट है, जो उसका इंटरव्यू लेने को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शायद उनके हिसाब से प्राइवेट जेट होना ही अमीरी की निशानी है। एक सतीश मान शिंदे, जो सतीश मान शिंदे वकील है, आप जानते होंगे सलमान खान के वकील है और भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के वकील रहे हैं। और सतीश मान शिंदे को हायर करने वाली लड़की मिडिल क्लास कैसे हो सकती है? इसका भाई बटर चिकन का ऑर्डर करता है, बटर चिकन खाने वाले कैसे मिडिल क्लास हो सकते हैं? उसके बाद में रात को, दिन में जो है हाई क्लास जूसेस पी रहे हैं, बादाम पिस्ता के ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, कैसे ये मिडिल क्लास हो गए हैं? और जिनके अकाउंट में कमीशन ही सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए आता हो, वो कैसे लोग मिडिल क्लास हो सकते हैं? ड्रग्स पैडलर के कांटेक्ट में रहने वाले तो किसी भी एंगल से मिडिल क्लास नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। खैर, ये तो सीबीआई पता कर लेगी और एनसीबी का काम है पता करना, लेकिन मेरा काम आपको ये बताना था कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से लोग मिडिल क्लास कहकर उसको एक अबला नारी का कवच पहना रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हर लड़की को अबला नारी कहना या कहलवाना इंडियन न्यूज़ चैनल्स की तरफ से सही नहीं है। वो किसी भी तरह से अबला नारी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक हमारे देश की बात आती है, हमारे देश में सिर्फ प्रधानमंत्री जी को लेकर अभी फ़िलहाल कोई भी अमीर नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही हमारे यहाँ पे 8,000 के प्लेन में घूमते हैं। बाकी आप बिजनेसमैन्स को देख लीजिए, आप कंपनीज़ को देख लीजिए, बड़े बड़े 5 स्टार्स को देख लीजिए, अब इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, फैक्ट्रीज़ को देख लीजिए, सब जगह सन्नाटे का माहौल है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे वो आगे बढ़े या कैसे वो तरक्की के रास्ते पे चले, या तरक्की का रास्ता नज़र आने के भी आसार नज़र नहीं आ रहे हमारे देश में। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के अलावा और कुछ बीजेपी के नेताओं के अलावा हमारे देश में मेरे ख्याल से कहीं पर भी अमीरी नहीं है। अगर रिया चक्रवर्ती की डेफिनेशन अमीरी की देखी जाए तो, और कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आईएएस और आईपीएस सस्पेंड होते हैं। हाथरस की घटना में भी मैं आपको बता दूं कि 3 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं और 3 अधिकारी अभी तक मोदी सरकार में मेरे ख्याल से मोर देन 5,000 अधिकारी आईएएस आईपीएस मिला के टॉप रैंक के अधिकारी, उनके बाद भी जो अधिकारी आते हैं, टॉप रैंक के 5,000 अधिकारी आज तक हमारे देश में सस्पेंड हो गए हैं। और हमारे यहाँ पर सस्पेंशन जो अधिकारियों का ही होता है, नेताओं का नहीं होता है। और 8,000 करोड़ का जेट, प्राइवेट जेट, एक गरीब का लड़का, जो मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि गरीब का चाय बेचने वाले का लड़का 8,000 करोड़ के जेट में घूमेगा, यही डेफिनेशन बॉलीवुड वालों की है। बाकी रिया चक्रवर्ती मिडिल क्लास है, तो आप इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखिए। और आपने देखा कि हाथरस की घटना में क्या हुआ है, किस तरह से नेताओं के साथ में बदतमीजी की जा रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ में किस तरह से बदतमीजी की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 1 तारीख के दिन धक्के मार के जमीन पे गिराया गया था। राहुल गांधी को खास तौर पे डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के नेता है, जो और दूसरे नेताओं के साथ में जा रहे थे और दूसरी नेताओं के साथ में, लेडीज नेताओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई। भीड़ ने उनको घेर लिया, पुलिस ने मानव श्रृंखला बना के उनको रोक लिया और किस तरह से धक्का मुक्की की गई, जिसको शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बताया कि अगर राष्ट्रीय लेवल के हमारे राहुल गांधी है तो उनके साथ में इस तरह से धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए थी। वो इंदिरा गांधी के पोते हैं और इस तरह से घटना जो है वो लोकतंत्र के साथ में गैंग रेप है, आपको पता होना चाहिए। ये संजय राउत ने, शिवसेना के जो नेता है बॉम्बे से संजय राउत, उन्होंने बताया कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो गैंग रेप है लोकतंत्र के साथ में। और जॉर्ज फर्नांडिस ने इस बारे में एक बात कही थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई परसों। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा है कि विपक्ष का नेता जो है वो पुलिस के डंडे, लाठियां और पब्लिक का धक्का खाकर ही वो जो है सत्ता में आने के लायक बनता है। और जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी निर्णायक साबित हो सकते हैं विपक्ष के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ में हरकत की गई वो काफ़ी निर्णायक हरकत समझी जा रही है, विपक्ष के लिए काफ़ी निर्णायक हरकत समझी जा रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में कई विपक्षी नेताओं का विरोध करके, हाथरस जाने को लेकर विरोध करके जब योगी सरकार ने रोक दिया तो योगी सरकार के साथ साथ बीजेपी सरकार भी, एनडीए सरकार भी जो है शक के घेरे में आ गई है। एक मुसीबत अपने लिए खड़ी कर ली, योगी जी ने अपने पैर पे एक तरह से कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि सभी नेताओं के साथ में इस तरह से
बेइज्जती और बदतमीजी वाला व्यवहार किया जा रहा है। हाथरस में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है योगी सरकार का पता नहीं है, लेकिन तनुश्री पांडे नाम की एक आज तक की बहुत बोल्ड बिंदास रिपोर्टर है जिन्होंने पूरा पर्दाफाश कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर योगी सरकार ने कानून का उल्लंघन किया। जिस तरह से लॉकडाउन में कानून का उल्लंघन लगातार योगी सरकार करती रही, इस बार भी योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार को पहली बात तो घर में नजरबंद कर दिया, नंबर 2 कि पीड़िता के भाई का, उसके डैडी का, सबके जो मोबाइल फोन्स है, पीड़िता के पिता का और भाई के सारे मोबाइल फोन जो सर्वेलेंस पे लगा दिए, क्योंकि तनुश्री पांडे नाम की जो जर्नलिस्ट है पीड़िता के भाई के साथ में जो बातचीत की वो टेप रिलीज कर दिया गया पब्लिकली, जो कि अपने आप में सही नहीं है। और इस तरह से किसी का भी फोन टैप करना और टेप कर फिर उसके सर्वेलेंस पे लगाकर फोन को पब्लिक कर देना जो है अपने आप में कानून का उल्लंघन है। जो योगी सरकार लगातार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम रही है, लगातार कानून का उल्लंघन योगी सरकार कर रही है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि नया यूट्यूब चैनल है, और आप उसमें जुड़िए, आप लगातार हमारी वीडियोस को देखिए। फेसबुक पर तो आप लोग लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आप सुबह से 2 वीडियोस उसमें डल चुके हैं, आप यूट्यूब पर जाकर एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए। मैंने पूरी हाथरस की घटनाएं आपको बताई है। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस का अपना स्टेटमेंट था कि किस तरह से विपक्ष जो है धक्का खा के, पुलिस की लाठियां डंडे खाकर जो है सत्ता में आने के लायक बनता है। एक तरह से जॉर्ज फर्नांडिस सही भी कह रहे हैं। शायद इस बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर बनाइए, कांग्रेस जो है इस बार अपने आप को मजबूती के दायरे में लाकर खड़ा कर देगी शायद इस घटना के बाद में। जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी घटनाक्रम को लीड किया है, हाथरस की घटना को लीड किया है, और किस तरह से मोदी सरकार ने बदसलूकी की है, प्रशासन ने बदसलूकी की है, पुलिस ने बदसलूकी की है। पीड़िता को तो रेप का मतलब भी नहीं पता था जब उसका रेप हुआ, जब उसको अलीगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया हाथरस से, उससे पूछा एक पुलिस अफसर ने कि क्या आपके साथ में रेप हुआ है। उसको समझ में ही नहीं आया कि रेप का मतलब क्या है। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी और उसका जो बयान है वो ना के सेंस में पुलिस ने दर्ज कर लिया। फिर 8-9 दिन के बाद में मामला चलता रहा। उसके बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि भीम आर्मी जो है, चंद्रशेखर की जो भीम संगठन है जो धरना दे रहा था सफदरजंग के बाहर, उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की पुलिस से, प्रशासन से, हॉस्पिटल वालों से, हमने गुहार लगाई कि इसको, लड़की को एम्स ले जाया जाए, उस बच्ची को, पीड़िता को, लेकिन उसको एम्स नहीं ले जाके उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। और उसको फिर एक दूसरा पुलिस वाला सेंसिटिव था थोड़ा सा, उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तब जाके लड़की ने बताया कि हाँ मेरे साथ में गलत हुआ है। और उसको, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की लड़की थी, उसने बताया कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसे ही बलरामपुर की घटनाएं हैं, कई तमाम घटनाएं हैं। एमपी में 3 रेप के केस हो गए, वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी जो है अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं, अपने दामन में किसी भी तरह की गलतियां रखने को तैयार नहीं है, जबकि वो दामन झाड़कर, पल्ला झाड़कर राजस्थान सरकार पर उंगली उठा रही है और एक तरह से राजनीति कर रही है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं, मेरा काम किसी पार्टी को समर्थन या किसी पार्टी को असमर्थन करना नहीं है, या किसी पार्टी का फेवर लेना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों से बातचीत करना है, जो मैं कर रही हूँ। लेकिन निर्भया कांड पर ये वही स्मृति ईरानी है, बीजेपी की इतनी बड़ी नेता जो बन गई है पिछले 6 सालों में, ये वही स्मृति ईरानी है जो चूड़ियां फोड़ रही थी निर्भया कांड पर। 2012 की बात है। अब ये स्मृति ईरानी कहाँ गई है, कहाँ मुंह छुपाकर गायब हो गई है, ये देखने वाली बात है। लगातार लोग बोल रहे हैं स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है हमारे यहाँ की, वो कहाँ चली गई है। खैर, लड़की को तो पता भी नहीं है कि रेप क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2017 में हमारे देश में सिर्फ थोड़ा सा आंकड़ा ड्रॉप हुआ था। 2017 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2012 में जब से निर्भया का केस हुआ था, तब से लेकर तो 2020 तक, 2012 से लेकर 2020 तक लगभग ये 8-9 साल का जो पूरा एक आंकड़ा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है एनसीआरबी के हिसाब से, हर साल 2012 से लेके 2020 तक, 2017 को छोड़ दे तो हर दिन कम से कम 90 रेप के केस होते हैं। हर दिन 90 केसेस होते हैं रेप के। हाथरस का केस सिर्फ एक है,
89 केसेस उस दिन और हुए थे जो किसी की नज़र में नहीं आए हैं, या हमने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना हमने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि सत्ता को और सरकार को भी पता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, उसके बाद हम 8-10 दिन के बाद हम खुद भूल जाते हैं, हम सबक देना भूल जाते हैं, हमारे लड़कों को हम सबक देना भूल जाते हैं, हमारे बेटों को या भाइयों को हम बताना भूल जाते हैं कि किसी की बेटी की इज्जत भी वैसी ही इज्जत है जैसे अपने घर की इज्जत है। और इसी के चलते हमने सारा जो ठिकरा सरकार पर और मीडिया पर फोड़ दिया है। हम अपने घर में ही तालीम देना भूल जाते हैं, जिस तरह से हम लड़कियों को सिखाते हैं कि रात को नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, चलना उठना बैठना कपड़े पहनना हर चीज़ हम जैसे लड़कियों को सिखाते हैं। काश आधी चीज़ भी हमने लड़कों को सिखा दी होती तो हमारे यहाँ पर हर दिन 90 लड़कियों के रेप नहीं होते। ये तो वो 90 लोग तो वो रेप विक्टिम्स हैं जिनका जो हिम्मत कर पाते हैं, पुलिस तक जा पाते हैं। बहुत सारी लड़कियां तो शर्म के चलते ना तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा पाती है, क्योंकि कोई रेप करने वाला घर का होता है, रिश्तेदार होता है, पड़ोसी होता है, ऑफिस का कलीग होता है, बॉस होता है, तो वो शर्म के मारे अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए रेप की कंप्लेन नहीं करा पाती है। ये 90 लड़कियों के अलावा की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे देश में ये माहौल है और माँ बाप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, रेप हो गया तो घर में बैठो, क्योंकि अगर आपने रेप की कंप्लेन लिखा दी तो समाज में कोई शादी भी नहीं करेगा आपसे। तो इस तरह से अगर राजनीति की बात देखें तो बीजेपी सरकार राजनीति करती है। कांग्रेस ने अगर हाथरस जाने का डिसीजन लिया था या टीएमसी ने हाथरस जाने का डिसीजन लिया था, आप पार्टी के नेताओं ने अगर हाथरस जाने का डिसीजन लिया था तो उनको हाथरस जाने देना चाहिए था, ये मैं आपको बताऊंगी। और मतलब 98% लोग पुलिस के हिसाब से, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मुद्दे से हटकर दे रही हूँ, 98% जो रेप विक्टिम्स होती हैं उनके साथ में रेप, ये तो इसका तो खेत में हुआ था रेप। बलरामपुर की छात्रा का जो है बीकॉम की छात्रा थी, प्राइवेट फर्म में काम करती थी, उसका कहीं पर रोड के किनारे हुआ था। लेकिन 98% जो रेप के केसेस होते हैं वो घर में ही होते हैं, घर का कोई मेंबर ही होता है या घरों में ही हमारी चार दीवारी के अंदर होते हैं। अब किसी भी घर की चार दीवारी के अंदर पुलिस या प्रशासन का आना तो पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी चार दीवारी के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन जहाँ पर योगी सरकार एक तरफ पीड़िता की सहिष्णु बन रही है, पीड़िता पे दया कर रही है और बता रही है कि जिस रेप विक्टिम्स को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको इस तरह से दंड दिया जाएगा कि वो उल्लेखनीय होगा, वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ जो डीएम है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है लड़की के परिवार को धमका रहे हैं, लगातार उनको बरगला रहे हैं कि देखो मीडिया तो आज चली गई है, कल कुछ मीडिया जाएगी और चली जाएगी, बचेंगे तो हम, आप अपना बयान बदल लीजिए, सरकार के खिलाफ बयान मत दीजिए, पुलिस के खिलाफ बयान मत दीजिए, वरना हम बदल जाएंगे तो फिर देख लेना। तो इस तरह से डीएम साहब जो पता नहीं योगी सरकार को बचा रहे हैं, क्या चीज़ बचा रहे हैं, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन बचा रहे थे, क्या बचा रहे थे वो तो खैर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो योगी जी, मोदी जी डिजिटल इंडिया करते रहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होते हैं और इस तरह की क्लिप्स जो है अगर वायरल हो जाएगी तो सरकार और प्रशासन की इमेज का क्या होगा। जो इमेज अभी तक बनी है वो पहले ही बहुत बुरी और बेकार इमेज है रेप और अपहरण के मामलों में। और अब जो इमेज बन रही है, जिस तरह से रात को 2:30 बजे, रात को 3:30 बजे आप क्रीमेशन कर रहे हैं, रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में आप क्रीमेट कर रहे हैं, बॉडी का दाह संस्कार कर रहे हैं, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी। जबकि पीड़िता के परिवार वाले उसका दिन में, क्योंकि हिंदू रस्मों के हिसाब से रात में दाह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, सूरज निकलने के बाद में जब वो सारे रिश्तेदारों को बुला के दाह संस्कार करते तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती और एक पीड़िता को सम्मानजनक विदाई मिलती। उसको जीते जी तो उसकी इज्जत नहीं रही, लेकिन अगर मरने के बाद उसका सम्मानजनक उसकी इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ अगर उसकी सम्मानजनक विदाई करना चाहती थी तो पुलिस को ऐसा करने देना चाहिए था। पता नहीं पुलिस को क्या डर सता रहा था और ऐसे कौन से राज थे जो पीड़िता के होने पर पर्दाफाश हो जाते हैं। और उसका मेरे ख्याल से रेप की खबर लिखाने के बाद भी पीड़िता के परिवार का और उसके भाई का ये कहना है कि मेरी बहन ने रेप की कंप्लेंट जब दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने बता दिया कि रेप तो है ही नहीं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी गलत आई है और ये बताया गया है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ है और छेड़खानी का ही
मामला सिर्फ दर्ज किया गया यूपी पुलिस द्वारा। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ और एक हाई लेवल का जो पूरा षड्यंत्र पुलिस द्वारा रचा जा रहा है। और जब पुलिस है तो कोई भी जाति परिवार वाला या कोई रिश्तेदार जो है बीच में नहीं पड़ता। जब पुलिस इतनी ज़बरदस्ती किसी परिवार के साथ में कर रही है कि पूरी तरह से उसको नज़रबंद करके रखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पीड़िता की पूरी हड्डी पसली एक कर दी थी रेप करने वालों ने, उसकी ज़बान काट दी थी, गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी पूरी तरह से। और ऐसा इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस को वो रेप का मामला नहीं लग रहा था, जो अपने आप में एक निंदनीय विषय है, अपने आप में एक सरप्राइजिंग सब्जेक्ट है कि कैसे पुलिस जो इतनी एक्सपीरियंस होती है। आपको पता है हमारे देश की पुलिस कितनी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और क्राइम हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा है कि कम से कम पुलिस को देख के समझ में आ जाता है कि क्या कैसा। उसके बावजूद भी पुलिस पता नहीं किसकी साख या किसकी इज्जत बचाने में लगी रहती है। तो ये तो वक्त ही बताएगा। एक सेकंड मुझे टाइम देना। I'll just see for the further. Yes. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग देख रहे हैं कि कृषि बिल के चलते विपक्ष पूरी तरह से हमारी सरकार पर हावी हो गया है और विपक्ष जो है सरकार से बार बार ये अनुरोध कर रहा है कि आपने जो 3 बिल पारित किए हैं किसानों के लिए, वो किसानों के फेवर में नहीं है, तो आप इनको बदल दीजिए या उसमें एमएसपी गारंटीड लिख दीजिए। मगर सरकार जो है, जो सीएनआरसी के समय, जब नागरिकता संशोधन बिल के समय सरकार जिस तरह से ढीठ बनी हुई थी, उसी तरह से मोदी सरकार इस बार भी ढीठ बनी हुई है और किसी भी तरह से विपक्ष की किसी भी बात को मानने के लिए मोदी सरकार जो है तैयार नहीं है। शायद मोदी सरकार भूल गई है कि जिस बहुमत के घमंड में वो चूर है, वो बहुमत उसको जनता ने ही दिया है। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब तबका जो मोदी सरकार मानती है, उन्होंने ही मोदी सरकार को वोट देकर बहुमत में बैठाया है। ये मोदी सरकार शायद पूरी तरह से भूल गई है। जिस तरह से हाथरस मामले में नाकाबंदी कर दी गई, पुलिस द्वारा मानव श्रृंखला बना के धक्का मुक्की करके विपक्ष के नेताओं को रोका गया, उसी तरह से अब कृषि बिल के मामले में जब आज राहुल गांधी ने पंजाब के मोगा जिले से अपनी रैली शुरू की, तब जाकर खट्टर सरकार ने भी हरियाणा में अपने दरवाजे बंद कर दिए। मतलब खट्टर सरकार भी इस तरह से डरी हुई है, घबराई हुई है, जो इस तरह से राहुल गांधी का ट्रैक्टर रैली निकालो आंदोलन है, उसका हल्ला बोल सहन नहीं कर पाई है। और खट्टर सरकार की जो है बिल्कुल एक चारों खाने चित हो गई है, बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है खट्टर सरकार और अपने दरवाजे राहुल गांधी के लिए बंद करके बैठी है। लेकिन राहुल गांधी भी जो है हार मानने वालों में से नहीं है। जिस तरह सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके 2 अक्टूबर को मोदी सरकार की अवहेलना की थी कृषि बिल पास करने के चलते, उन्होंने बताया था कि जो गांधी जी हमारे थे वो किसानों के सबसे बड़े समर्थक थे, हितैषी थे। लेकिन गांधी जी की जयंती पे इतने बड़े बड़े भाषण देने वाले मोदी जी किसानों के सहिष्णु नहीं है, किसानों के समर्थक नहीं है, किसानों के हितैषी नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट के हितैषी है, ये बात बताया था। लेकिन कितना भी हो हल्ला हो जाए, मेरे ख्याल से सत्ता जो अपने घमंड में चूर है, गणतंत्र की लाज को भूल गई है, गणतंत्र की एक साख को भूल गई है सरकार और अपनी ही मनमानी करने में लगी हुई। जिस तरह से पिछले सालों में 2019 में सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल में अपनी मनमानी की थी, इसी बार कृषि बिल में सरकार अपनी मनमानी कर रही है और किसी भी तरह की बात, किसी की भी बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ये नहीं जानना चाहती कि जो बिल जनता के लिए निकाले जाते हैं उससे जनता को क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि योजनाएं जो है और नीतियां जो है वो जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। अगर जनता गुस्साई हुई है, गरमाई हुई है, आंदोलित है, तो जनता के बीच आकर मोदी जी को बात करनी चाहिए थी, जो मोदी जी ने नहीं की और सीधे सीधे मना कर दिया कि किसी भी तरह की बात करने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। और एक तरफ जहां पर ये सारे घमासान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन में रिलीफ आ गई है, क्योंकि महागठबंधन में सीपीआई एमएल
ने महागठबंधन में मजबूती की बात कही है और सीपीआई-एमएल ने महागठबंधन में मजबूती प्रदान करने के लिए मेहनत करने की बात की है। सीपीआई-एमएल ने इस बार राबड़ी देवी के घर पर मीटिंग की और राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला है और सीपीआई-एमएल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और सीपीआई-एमएल के माले को अपने पाले में लेने के लिए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दोनों सफल हो गए हैं। गौर करने वाली बात है कि बिहार चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली सबसे मजबूत पार्टी बन गई है और सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी इस बार आरजेडी बन गई है। कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम और इस तरह की कई पार्टियां, जेएम, कई तरह की बड़ी पार्टियां तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने गौर करने वाली बात है कि 27 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 10 लाख रोजगार जो है बिहार के जनता को देंगे। उन्होंने कहा था कि हम पक्के बिहारी हैं, हम अपने वादे से मुकरते नहीं। अगर हमारी सत्ता सरकार में आएगी, हमारी सरकार आती है सत्ता में, तो हम स्टूडेंट्स को जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फी होती है वो भी नहीं लेंगे और परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया भी हम देश के युवाओं को देंगे। तो युवाओं को पूरी तरह से अपने पाले में फिर तेजस्वी यादव ने कर लिया है और युवाओं के योगदान को तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी अच्छी तरह से समझती है और तेजस्वी यादव जो इस बार पूरी तरह से युवाओं को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही उन्होंने बताया है कि हमारा पूरा समर्थन जो है रोजगार के लिए होगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जिस दिन सरकार सत्ता में आती है, उसी दिन हम लोग हस्ताक्षर करेंगे कि हमने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया है वो हम पूरा कर सके। सेम डे हम ऐसा करेंगे। और राहुल गांधी ने भी इधर कहा है कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम किसानों के लिए जो 3 कृषि बिल है उनको निरस्त कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। कृषि बिल, जो 3 कृषि बिल मोदी सरकार लेकर आई है, इसको हम पूरी तरह से बर्खास्त कर देंगे और इस कृषि बिल को हम पूरी तरह से इलीगल बना देंगे। जहां पर एक तरफ बिहार में इस तरह से गहमा गहमी है इलेक्शन की और नीतीश और एलजेपी के बीच घमासान चल रहा है। एलजेपी के नेता जो चिराग पासवान शुरू से ही नीतीश कुमार के सपोर्टर नहीं रहे। उन्होंने बताया कि उनको मोदी सरकार के साथ में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इलेक्शन लड़ने में। मोदी सरकार के समर्थक है, मोदी सरकार के साथ है, मगर नीतीश कुमार के साथ में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो एक तरह से एलजेपी के दरवाजे जो है नीतीश कुमार के लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एलजेपी किसी भी हिसाब से नीतीश कुमार की समर्थक नहीं बनना चाहती है। तो ये एक नया घमासान दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने एनडीए में लिया था और उनको रामविलास पासवान से ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी दी, ज्यादा बड़ा पद दिया, उनको Z+ सिक्योरिटी भी दी। और चिराग पासवान शुरू से ही जो है इनकी नीतीश कुमार के कुशासन से ऐसा कहते हैं कि वो समर्थक नहीं रहे हैं कुशासन के और वो शुरू से ही निंदा करते रहे हैं नीतीश कुमार के। आगे मजेदार बात होगी, देखने लायक बात होगी कि क्या होता है बिहार की राजनीति में, जो देश की सबसे बड़ी राजनीति समझी जाती है। मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने अपना चंपारण आंदोलन जो है वहीं से शुरू किया था। तो देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ पायल घोष जो है, एक सेकंड मुझे टाइम दिया, पायल घोष जो है लगातार नॉन स्टॉप मीडिया को ये बता रही है कि अनुराग कश्यप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो वकील है वो झूठ बोल रही है कि 2013 में जिस समय की ये बात कर रही है पायल घोष, उस समय अनुराग कश्यप बॉम्बे में थे ही नहीं, अनुराग कश्यप बॉम्बे से बाहर थे। उन्होंने ये बताया है कि झूठ का जो परचम है वो ज्यादा दिन तक नहीं, आप झूठ को सप्रेस नहीं कर सकते, झूठ का परचम ज्यादा दिन तक नहीं आप लहरा सकते, सच को सप्रेस नहीं कर सकते, सच को सप्रेस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये डेयरिंगली झूठ बोल रहे हैं अनुराग कश्यप। उन्होंने ये भी बताया कि सच सच होता है, सच को सप्रेस करना मुश्किल है, मेरी बात में सच्चाई है, क्योंकि जब मैं उस समय पे अपनी आवाज उठाती थी और जब मुझे बेचैनी होती थी तो मुझे कहा जाता था कि ये लोग माफिया टाइप लोग हैं, ये लोग आपके करियर को बना सकते हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है, 200 से ज्यादा एक्ट्रेसेस जो अपने करियर के बनाने के लिए इनके साथ सो चुकी हैं और इनके साथ सोना जरूरी है। अगर आप नहीं सोना चाहती तो अपनी आवाज मत उठाओ।
पायल घोष ने ये भी बताया कि उनके भाई के मोबाइल पे चैट्स आते थे कि आप अपना ट्विटर पे जो चैट है उसको हटा लीजिए, इस तरह की धमकियां आया करती थी। पायल घोष ने ये भी बताया है कि उस समय ये इंडिया से बाहर नहीं थे, बल्कि इंडिया में ही बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहे थे। बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग में अनुराग कश्यप व्यस्त थे, और उन्होंने ये भी बताया कि अनुराग कश्यप ने बताया कि जो एक्ट्रेसेस कंफर्टेबल होती है शायद वही बॉलीवुड में सक्सेस होती है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होना है तो आप बॉलीवुड छोड़ के चली जाइए। उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत ही मीडिया बहुत ही लाइट ले रही है मेरी बातों को, लेकिन मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ और मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे अगर मूव ऑन करना होता या मैं मूव ऑन कर पाती तो मैं इस तरह की कंप्लेन दायर नहीं करती। मैंने इस तरह की कंप्लेन दायर की है ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाऊँ और मैं अपने साथ में हुए गलत को मैं भूल पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं भूल पा रही थी, मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने अनुराग कश्यप के लिए सारी बातें कही है। मुझे सुन के बहुत फनी लग रहा है और मुझे बहुत हंसी आ रही है कि इस तरह के बलात्कारी लोग जो है वो कितना वेहेमेंटली झूठ बोल रहे हैं, कितना बोल्डली झूठ कह रहे हैं। तो इस तरह से पायल घोष ने पूरे बयान दिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जब जांच खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुद्दा क्या है। तो वास्तव में शायद बॉलीवुड में सोने के अलावा लड़कियों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं हाथरस जैसी घटनाओं पे, बलरामपुर जैसी घटनाओं पे, और सतना खरगोन जैसी घटना, नरसिंहपुर जैसी घटनाओं पर हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारे देश में ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड में अगर बिना सोए अगर हीरोइन बन सकती थी लड़की, तो फिर कंगना रनावत शायद इतना मीडिया में बैठकर नहीं चिल्लाती। तो वो सही कह रही थी कि यहाँ पर ना कोई थाली है, ना कोई थाली को किसी को देता है। यहाँ पर सोने के बाद ही 2 मिनट का रोल मिलता है या सोने के बाद ही रोमांटिक सॉन्ग मिलता है। तो शायद इस थाली के बारे में, जो थाली कोई सजाकर बॉलीवुड में नहीं देता है, शायद कंगना रनावत सही ही कह रही थी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या बॉलीवुड में सोने के बाद ही 2 मिनट का रोल मिलता है? क्या बॉलीवुड में सोने के बाद ही एक रोमांटिक गाना हीरो के साथ में मिलता है? अगर ऐसा है तो फिर राज्यसभा में जया बच्चन जो है समाजवादी पार्टी की नेता, वो क्या बात कर रही थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो वो कौन सी थाली थी, कैसी थाली थी, किसने दी थी ऐसी थाली? मेरे ख्याल से लड़कियों को ऐसी थाली बॉलीवुड में नहीं दी जाती है। सिर्फ उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, अगर वो बॉलीवुड में है तो सोना ही उनके पास में एक ऑप्शन होता है। और सोने के बाद भी पायल घोष की तरह कंप्लेन दर्ज कराते दर दर की ठोकरें खाना ही शायद महिलाओं की किस्मत या भाग्य माना जाता है बॉलीवुड में। जो महिलाएं इस भाग्य को अपना लेती है वो सक्सेस होकर निकल जाती है। जो महिलाएं इस भाग्य को अपनाने का विरोध करती है वो पायल घोष बन के एक अननोन एक्ट्रेस की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन दर्ज कराती फिरती है। ऐसे कई सारी कंप्लेन जो मीटू के समय आई थी, जहां पर बहुत सारी अननोन एक्ट्रेसेस जो कुछ नहीं बन पाई लाइफ में, जो मीटू का शिकार रही, जो इस तरह के व्यवहार का शिकार रही, और आधे में से उन्होंने अपने करियर को ड्रॉप कर दिया डर के मारे, तकलीफों के मारे, चिंता के मारे, या अंदर से उनकी आत्माएं जो है वो यूज्ड एक्सप्लॉइटेड महसूस कर रही थी। इस वजह से उन्होंने बॉलीवुड में आने का फैसला अपना ड्रॉप कर दिया। उन महिलाओं के लिए हमें सहिष्णुता रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई लड़की जो है बिस्तर से उठ खड़ी होके कंगना रनावत नहीं बन सकती है। कुछ कुछ लड़कियां सेंसिटिव होती है, कुछ कुछ लड़कियां जो है दिल से कमजोर भी हो सकती है। जो पायल घोष बता रही थी, शायद उन्हें हंसी आ रही है, उनको मजाक लग रहा है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो कई साल तक मूव ऑन नहीं कर पाई। कई साल तक वो लगातार एक्सप्लॉइटेड कॉमोडिटी की तरह अपने आप को फील कर रही थी और एक्सप्लॉइटेड की तरह अपने आप को वो महसूस कर रही थी। इसलिए उन्होंने अनुराग कश्यप पे ये इल्जाम लगाए हैं, वरना वो किसी दूसरे आदमी पर भी इस तरह के इल्जाम लगा सकती थी। उन्होंने किसी दूसरे आदमी का नाम क्यों नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप का ही नाम क्यों लिया? और अगर लड़की में टैलेंट है, अगर वो वास्तव में एक्टिंग जानती है, तो सोना ही इतना जरूरी क्यों हो जाता है? और फिर सोने के लिए इतनी सारी लड़कियां अपनी दुकान खोलकर क्यों बैठ जाती है? ये भी हम लोगों को जानना होगा, और हमें हमारी लड़कियों को सुधारने की जरूरत है कि चाहे जो हो जाए, चाहे बॉलीवुड का करियर आपका कहीं भी जाए, आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी थाली खुद बनाने की जरूरत है, अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है। अपने आप की ग्रूमिंग से ही अपनी अपनी थाली बनाई जा सकती है, अपनी एक थाली सजाई जा सकती है। ऐसा हमें अपनी लड़कियों को भी, अपनी बेटियों को भी शिक्षा देने की आवश्यकता है। जैसे मैं हाथरस के मामले में कह रही थी कि अपने बेटों को शिक्षा देने की आवश्यकता है, वैसे बॉलीवुड या किसी भी प्रोफेशन में अपनी बेटियों को भी शिक्षा देने की आवश्यकता है कि चाहे जो भी हो जाए, आपको किसी के बिस्तर से गुजर के सक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ही हम हमारे समाज को सुधार पाएंगे, हमारे देश को सुधार पाएंगे, हमारी बेटे बेटियों को सुधार पाएंगे। और आज तक के लिए इतना ही। खैर,
कल मैं फिर मिलूंगी। कल मतलब वही एक दिन छोड़कर मैं लाइव आती हूँ। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंच सके और हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके।